हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस एजुलो क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे बीएनएस के एमसीक्यू। इस एमसीक्यू पे मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुकी हूँ, तो इसका ये पार्ट 3, ये 42 एमसीक्यू से स्टार्ट हुआ है। इसके पहले के जितने भी एमसीक्यू हैं उसके लिए आप दूसरी वीडियो देख लीजिएगा, पहले की वीडियोस देख लीजिएगा, यहाँ 42 से स्टार्ट है। तो चलिए देखते हैं। अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 18 ऑफ द बीएनएस 2023 लोकल लॉ मीन्स क्लॉज 2 सेक्शन 2 और जो क्लॉज 18 में बात कही गई है, यानी कि लोकल लॉ के बारे में पूछा गया है। तो लोकल लॉ क्या कहलाता है? लॉ एप्लीकेबल ओनली टू अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में लॉ एप्लीकेबल होता है। रूल एप्लीकेबल ओनली टू अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे रूल इन्होंने रूल और लॉ को डिफरेंशिएट किया है। नेक्स्ट, रेगुलेशन एप्लीकेबल ओनली टू अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया। तो जो करेक्ट, जो सेक्शन 2 के क्लॉज 18 में जो करेक्ट डिफिनीशन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ए वाला, यानी कि लॉ को डिफाइन किया गया है। ये तो बात सत्य है कि लॉ, रूल, रेगुलेशन सब एक ही थिंग है, सारे सेट ऑफ रूल्स हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर डेफिनेशन में डिफाइन है तो उन्होंने लॉ को डिफाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 2 क्लॉज 19 की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मैन को कैसे डिफाइन किया गया है? तो मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, या मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एज ऑफ 16 ईयर या अबव 18 ईयर या अबव 21 ईयर। तो यहाँ पे जो मैरिज की डेट मैरिज की एज होती है वो 21 ईयर से होती है। अडल्ट सफरेज आता है, यानी कि कंसीडर किया जाएगा वुमेन्स में, तो वो 18 ईयर है, या मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ द एज ऑफ 16 ईयर, या फिर मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, यानी कि जो करेक्ट डेफिनेशन दी गई है सेक्शन में वो ये है, मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। Next is section 2 clause 20 of the BNS state that month and year are to be reckoned according to, तो इसका जो है ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग होता है। ये जो जितने भी मंथ और ईयर हैं ये अकॉर्डिंग टू विच कैलेंडर होते हैं? तो अकॉर्डिंग टू द ग्रेगोरियन कैलेंडर होते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज ग्रेगोरियन कैलेंडर। अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 21 मूवेबल प्रॉपर्टी हैज बीन डिफाइंड इन द बीएनएस एज, यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी को क्या डिफाइन किया गया है? इसका टीपीए में भी गिवन है ये डेफिनेशन, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, वो हर एक प्रॉपर्टी एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग्स अटैच टू दी अर्थ, यानी कि वो लैंड एंड थिंग्स अटैच टू दी अर्थ, यानी कि अगर कोई भी लैंड होगी, लैंड ऑफ कोर्स इमूवेबल प्रॉपर्टी है, एंड थिंग्स अटैच टू दी अर्थ और थिंग एम्बेडेड टू दी अर्थ लाइक ट्रीज और ग्रोइंग क्रॉप्स, ये सारी डेफिनेशन जो है आपकी टीपीए में गिवन है। एंड अटैच टू दी अर्थ, यानी कि कोई भी बिल्डिंग अगर लैंड में बनी है तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंडर कंसिडर की जाएगी। एंड नेक्स्ट इज परमानेंट फैसेंटेड टू एनीथिंग विच इज अटैच टू दी अर्थ। परमानेंटली फेस्टेंड, ये वाला जो ऑप्शन है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मूवेबल प्रॉपर्टी। जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज द टर्म ऑफेंस मीन्स इन सेक्शन 224 क्लॉज 24 ऑफ बीएनएसएस, यानी कि ऑफेंस को क्या कहा जाएगा? आई थिंक मेड पनिशेबल बाय द बीएनएस, यानी कि कोई ऐसा एक्ट जो बीएनएस में पनिशेबल हो। आई थिंक मेड पनिशेबल बाय द बीएनएस और एनी स्पेशल और लोकल लॉ इन सर्टेन केस, यानी कि कोई भी अगर ऐसा एक्ट करेंगे जो ऑफेंस है और जो पनिशेबल दिया रहेगा, जिसकी पनिशमेंट बीएनएस में ना हो लेकिन और अदर किसी कॉन्स्टिट्यूशन या कोई अदर लोकल लॉ में उसकी पनिशमेंट गिवन हो, तो ये दोनों ही पॉइंट्स सही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट इज इन विच सेक्शन ऑफ द बीएनएस द ओथ हैज बीन गिवन, तो इस पे सेक्शन की बात की गई है, कौन से सेक्शन में ओथ डिफाइंड है? तो ओथ जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपने देखा होगा, ये राष्ट्रपति ओथ लेते हैं, प्रेसिडेंट ओथ लेते हैं, तो यानी कि शपथ की बात की गई है। इसका करेक्ट ऑप्शन है सेक्शन 2 क्लॉज 25 में डिफाइंड है ओथ। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट प्रोवाइडेड इन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 28, यानी ये क्लॉज 28 में क्या डिफाइन नहीं किया गया है कि किसको पब्लिक सर्वेंट नहीं बोला गया है? तो पहला है लिक्विडेटर ऑथोराइज्ड बाय कोर्ट, अ सिविल जज, मेंबर ऑफ द पंचायत असिस्टिंग अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, या फिर सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि किसको पब्लिक सर्वेंट नहीं बोला गया है? देखो, लिक्विडेटर ऑथोराइज्ड बाय अ कोर्ट, कोर्ट में पर्सन काम करता है, वो भी पब्लिक सर्वेंट होता है। सिविल जज भी पब्लिक सर्वेंट है। मेंबर ऑफ द पंचायत असिस्टिंग कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये भी पब्लिक सर्वेंट है। लेकिन सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेक्रेटरी है उसको पब्लिक सर्वेंट नहीं कहेंगे, भले ही वो प्राइवेट सर्वेंट है लेकिन पब्लिक सर्वेंट नहीं बोलेंगे।
नेक्स्ट इज अ पर्सन डज नॉट हैव रीजन टू बिलीव अ थिंग इफ ही डज नॉट हैव एनी। तो इसका मतलब है, इसका मतलब है कि अगर किसी भी पर्सन के पास प्रॉपर एविडेंस नहीं है, या अगर कोई भी बिना सुनी जो कई सुनी बातों पे बिलीव कर लेता है, तो इसका सेम ये कहने का मतलब है कि अगर आपके पास पर्टिकुलर उस थिंग का, उस एक्ट का कोई भी इंफॉर्मेशन या आपके पास जानकारी नहीं है, या कोई ऐसा एविडेंस नहीं है, तो ये कह रहा है पर्सन डज नॉट हैव रीजन टू बिलीव, यानी कि उस पर्सन के पास रीजन टू बिलीव करने का कोई रीजन नहीं होगा। अगर उसके पास क्या नहीं होगी, इंफॉर्मेशन नहीं होगी, सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट ऑल थिंग्स बट नॉट अदरवाइज, यानी कि उस वो सारी जो एक्ट है, जो बातें हैं, वो एडमिट कर रहे हैं कि उस पर्सन ने ही क्राइम किया है, या फिर उसका नॉलेज या रीजन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा सफिशिएंट कॉज टू बिलीव, यानी कि उसके पास ऐसे कुछ सफिशिएंट कॉज होंगे जिससे वो बिलीव करे दैट थिंग्स बट नॉट अदरवाइज, कि उसने वो पर्टिकुलर क्राइम किया है। नेक्स्ट इज द पनिशमेंट टू विच offender are liable under the provision of this संहिता, this act are, यानी कि इस पे क्या है, द पनिशमेंट टू विच द ऑफेंडर आर लाइबल, यानी कि ऑफेंडर किस पे लाइबल होते हैं, उस पनिशमेंट क्या मिलती है, डेथ, डेथ भी है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी है, फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी भी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दी अबव। डेफिनेशन ऑफ wrongful gain इज एज फॉलोस, यानी कि रॉन्गफुल गेन क्या है, गलत तरीके से प्रॉपर्टी को हथिया लेना या किसी प्रॉपर्टी का गेन करना रॉन्गफुल, गलत तरीके से। तो इसका क्या मतलब है, गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड, यानी कि गेनिंग रॉन्गफुली और लूजिंग रॉन्गफुली, यानी कि गेन भी जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो भी रॉन्गफुली कर रहे हैं, लूज भी रॉन्गफुली हो रहा है। नेक्स्ट इज गेनिंग डिसऑनेस्टली, एंड लास्ट इज लॉस बाय unlawful means of property to which person is entitled. The correct option is A, gain by unlawful means of property to which person gaining is not legally entitled. Next is which one of the following statement regarding section 3(5), यहाँ section 3 clause 5 की बात हो रही है, and section 190 of the BNS is correct। तो कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो पहले देख लो, कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट आर द सेम। क्या कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट सेम है सेक्शन 3 का क्लॉज 5 और सेक्शन 190? ये बोलता है कि क्या कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट सेम है? नहीं सेम है। बोथ आर डिस्टिंक्ट ऑफेंस इन देमसेल्फ, हाँ दोनों ही डिस्टिंक्ट ऑफेंस हैं देमसेल्फ में, आपस में। सेक्शन 3 क्लॉज 5 communicates a mere principle of liability and create no offense, while section 190 create a specific offense। yes of course, section 3 क्लॉज 5 बोलता है कि नो ऑफेंस, यानी कि मेयर प्रिंसिपल ऑफ लाइबिलिटी एंड क्रिएट, और वो कोई ऑफेंस क्रिएट नहीं करता, और उसी जगह सेक्शन 190 क्रिएट है स्पेसिफिक ऑफेंस। यस ऑफ कोर्स। एंड नेक्स्ट इज सेक्शन 3 क्लॉज 5 एंड 190 आर नॉट क्रिएट अ स्पेसिफिक ऑफेंस, यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। Section 3 clause 5 of the BRS 2023 provide for liability based on the common intention, यानी कि किसकी बात की गई है, liability किस पे based है, अगर common intention पे based है, consider the following situation। तो अब इसमें बताइए, the weapon used in the offense was found in his house, अगर किसी भी weapon से किसी भी person का murder कर देते हैं और अगर वो किसी के घर पे मिला है, A has procured the weapon of offense voluntary to aid the criminal gang, यानी कि अगर A के पास मिला तो जाहिर सी बात है कि ये उस criminal gang से मिला होगा। नेक्स्ट इज ए वॉज कंपल्ड अंडर थ्रेट टू हिज लाइफ टू प्रोक्योर द वेपन ऑफेंस, यानी कि को डराया गया है कि वो आप वेपन रख लीजिए। तीसरा है द वेपन वॉज सप्लाइड ऑन रिसीट ऑफ द वैल्यू फॉर द ऑफ द वेपन सेल, यानी कि तीसरा ये कह रहा है कि या तो इन्हें वो वेपन खरीदा होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 है कि ये वॉज कंपेल्ड अंडर थ्रेट टू हिज लाइफ टू प्रोक्योर द वेपन ऑफ ऑफेंस, इसका करेक्ट ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट इज सेक्शन 3 क्लॉज 5 ऑफ BNS 2023 क्या कहता है, क्रिएट अ सब्सटेंटिव ऑफेंस, क्या वो एक सब्सटेंटिव ऑफेंस की बात करता है? नहीं, इट इज अ रूल ऑफ एविडेंस, यानी कि ये कहता है कि ये एविडेंस का क्या है, रूल। इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 3 एंड क्लॉज 5 एंड सेक्शन 190 of BNS 2023 in section 3(5) text
देयर मस्ट बी एटलीस्ट बी 5%, सेक्शन 190 रिक्वायर ओनली 2%, है कि क्राइम करने के लिए सेक्शन 3 का क्लॉज 5 कहता है कि 5% होने चाहिए और 190 कहता है कि 2% होने चाहिए। सेक्शन 190 इज ओनली अ रूल ऑफ एविडेंस वेयर एज सेक्शन 3(5) क्रिएट अ स्पेसिफिक ऑफेंस एंड प्रोवाइड फॉर इट्स पनिशमेंट। दूसरा थर्ड पॉइंट है सेक्शन 3 क्लॉज 5 रिक्वायर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन एक्शन वेयर एज सेक्शन 190 रिक्वायर द मेयर शेयर ऑन लॉफुल पर्पस इन द ग्रुप, यानी कि वो सेक्शन 3 कह रहा है क्लॉज 5 की एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए किसी भी ऑफेंस में, लेकिन 190 कह रहा है कि ऑन लॉफुल पर्पस, यानी कि आप उस पर्टिकुलर ग्रुप में शामिल हो, तो यही करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज टू स्टैब्लिश सेक्शन 3(5) ऑफ BNS 2023, यानी कि ये सेक्शन 3(5) क्या बात की गई है, कॉमन इंटेंशन टू बी प्रूव्ड बट नॉट ओवर्ट कैन बी प्रूव्ड, यानी कि नेक्स्ट इज कॉमन इंटेंशन एंड ओवर्ट एक्ट बोथ बी प्रूव्ड। तो ये जो इसका पहला पॉइंट है, कॉमन इंटेंशन बी प्रूव्ड बट नॉट ओवर्ट एक्ट बी प्रूव्ड, तो यहाँ पे दो चीजें आती है, एक कॉमन इंटेंशन यानी कि उन लोगों के बीच का जो कॉमन इंटेंशन है वो प्रूव हो गया है, और ये जो ओवर्ट एक्ट है यानी कि जो जिस क्राइम को वो करने जा रहे थे ओवर्ट एक्ट, उस क्राइम का करने का मुख्य रीजन अभी नहीं प्रूव हुआ है, यानी कि उनका कॉमन इंटेंशन तो प्रूव हो गया है, लेकिन जो एक्ट वो करने जा रहे थे, जो क्राइम करने जा रहे थे, वो अभी पूरी तरह से प्रूफ नहीं हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन ये जो आपका उस पे BNS पे गिवन है। नेक्स्ट इज कॉमन इंटेंशन प्रोवाइडेड इन सेक्शन 3(5) क्लॉज 5 ऑफ द BNS 2023 इम्प्लाइज, यानी कि कॉमन इंटेंशन किस पे इम्प्लाइज होता है, एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन, यानी कि उस पर चाहे जितने लोग उस पर मिले हों, शामिल हों, तो उन सब पे अगर कॉमन इंटेंशन है तो उन सब पे ही सजा मिलेगी, तो ये सेक्शन ये कहलाता है। इसका सही ऑप्शन क्लॉज ए होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।